अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोगों के। आज फिर आप लोगों के सामने एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो रिड्यूस सिलेबस में आपको सेक्शन बी में ये सवाल मिलेगा, यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो आपको यूजेस लिखने होंगे स्फेरिकल मिरर के, तीन तीन यूजेस लिखेंगे। स्फेरिकल मिरर क्या होता है उसको समझने पर मैं इसके यूजेस वर्बल समझा रहा हूँ और साथ में आपको वीडियो में वो यूजेस लिखे हुए मिल रहे हैं। आप वो यूजेस ऐसे ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। स्फेरिकल मिरर देखो, स्फेरिकल वर्ड स्फेयर से निकला है और स्फेयर में तीन डायमेंशंस होती हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर, क्योंकि ये एक मिरर एक ग्लास है और उस ग्लास को पहले यूं कट किया गया ऐसे, या इसको यूं ऐसा यूं कट किया गया, तो एक शेप उसका यूं बना ऐसे इस तरीके का, और एक शेप उसका ऐसे बना इस तरीके से, ठीक है। किस में से निकाला है? एक शीशे में से, ग्लास में से निकाला है, एक लेंस में से, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में से निकाला है, ठीक है। ये पूरा ग्लास है, ये जो हिस्सा है ये अभी ग्लास ही कहलाएगा, ये भी ग्लास है, ठीक है। तो इसको मिरर कैसे बनाएंगे? अगर मैं इसकी आउटर साइड को पॉलिश कर दूं, ठीक है, इसको कोटेड कर दूं, पॉलिश कर दूं, और इसकी ये वाली साइड लुमिनस हो जाए। लुमिनस मतलब इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया लुमिनस, या इसको मैं शाइनिंग कह देता हूं, ये शाइनी है, ठीक है। और ये वाली साइड इसकी पॉलिश्ड है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा पीस ऑफ ऑब्जेक्ट जिसकी एक साइड पॉलिश्ड हो और एक साइड उसकी रिफ्लेक्टिंग हो, शाइनी हो, लुमिनस हो, वो मिरर होता है। लेकिन इसका जो शेप है कुछ इस तरीके का शेप है, ऐसा शेप है इस तरीके का, ठीक है। जिसकी आउटर साइड क्या है? पॉलिश्ड है, और इनर साइड लुमिनस है। तो ऐसे मिरर को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव। तो मैं जो यूज बताऊंगा उनमें से एक यूज कॉनकेव मिरर का यूज है, ठीक है। कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है ये यूज लिखने पड़ेंगे आपको। दूसरा ये शेप देखो, तो इस शेप के अंदर इसकी ये वाली साइड, इनर साइड को मैंने कर दिया कोटेड, पॉलिश्ड कर दिया। यानी इनर साइड, ये वाली साइड मैंने क्या कर दी? पॉलिश कर दी। और इसकी जो उभरी हुई साइड, ये वाली साइड है, ये वाली साइड इसकी लुमिनस है, शाइनी है। तो ऐसा पीस ऑफ ऑब्जेक्ट जिसकी इनर साइड पॉलिश्ड हो और आउटर साइड उसकी लुमिनस और शाइनी हो, उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स। उसको कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। तो जो दूसरा यूज मैं आपको बताऊंगा वो कॉन्वेक्स मिरर का बताऊंगा। ये किसका एक और डिफरेंस है, ब्रीफ बता देता हूँ एक ही वर्ड के अंदर। इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं और इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि क्योंकि सारी रेस जब यहाँ से टकराती हैं तो वो डाइवर्ज हो जाती हैं, और जब यहाँ पर रेस टकराती हैं तो एक ही पॉइंट्स पे जाकर सब मिल जाती हैं इसके प्रिंसिपल एक्स जहाँ हम ड्रॉ करते हैं उस जगह पर, ठीक है। तो जो यूज बताने मैं आपको जा रहा हूं वो स्फेरिकल मिरर का, और स्फेरिकल मिरर में दो मिरर्स होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। ये इसके यूजेस आपको तीन तीन पॉइंट्स में लिखने हैं। जैसे कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है? कॉनकेव मिरर यूजेस, चाहे तो आप मेरे वर्ड्स भी लिख सकते हैं। कॉनकेव मिरर यूजेस इन हॉस्पिटल्स, ठीक है। डेंटिस्ट इसको यूज करते हैं। डेंटिस्ट क्या करते हैं? टार्टर्स वगैरह देखने के लिए मिरर को अंदर रखते हैं और उससे टार्टर वगैरह देखते हैं। इसके अलावा कॉनकेव मिरर जो है, जो स्ट्रीट के कॉर्नर पे एक मिरर लगा हुआ होता है, जो आपने देखा होगा कि हर आजकल जो वेल मैनर स्ट्रीट्स होती हैं तो उसके एकदम गली के नुक्कड़ पे, कॉर्नर पे एक मिरर ऐसे क्यों लगा हुआ होता है इस तरीके का, ठीक है। तो ये जो मिरर होता है ये वाला, ये सॉरी कॉन्वेक्स मिरर, ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। जो गली के नुक्कड़ पे लगा हुआ होता है ये कॉन्वेक्स है। क्योंकि कॉन्वेक्स की पहचान है उसमें इमेज छोटी ही बनती है, यानी एक ही इमेज आती है, ठीक है। तो उस मिरर के अंदर एक ही छोटी इमेज आ रही होती है। तो कॉनकेव मिरर जिसमें आपकी इमेज का साइज चेंज हो रहा होता है, जैसे गाड़ी की व्हीकल्स हैं, गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं उसमें जो मिरर लगा हुआ है उसमें लाइट्स मतलब कभी लाइट्स बढ़ जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं। तो जो लाइट से इमेजेस छोटी बड़ी हो रही हैं, ठीक है, जो हेडलाइट्स हैं वो भी कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। इसके अलावा जो कान में डॉक्टर यूज करते हैं, ऑप्थेल्मोस्कोप यूज करते हैं, ठीक है, उसमें भी एक मिरर लगा होता है, वो भी कॉनकेव मिरर होता है। और कॉन्वेक्स मिरर का एक यूज मैंने आपको बता दिया कि गली के नुक्कड़ पे ये कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ होता है। इसके अलावा कॉन्वेक्स मिरर गाड़ी की हेडलाइट्स, सॉरी हेडलाइट्स नहीं, बैक मिरर, जो गाड़ी का बैक मिरर होता है और जो गाड़ी का साइड मिरर होता है उसके अंदर जो मिरर लगा हुआ है ये भी कॉन्वेक्स मिरर होता है, सही है। तो कॉन्वेक्स मिरर यूज इन बैक मिरर ऑफ द व्हीकल एंड साइड मिरर ऑफ द व्हीकल। मतलब इसमें हमेशा छोटी ही इमेज बनेगी, चाहे वो जितनी दूर से गाड़ी आ रही हो वो एक छोटी ही इमेज दिखेगी पीछे से जो भी गाड़ी आ रही हो, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसमें इमेज का साइज फिक्स होता है, फिक्स्ड, ठीक है। जबकि कॉनकेव मिरर ऐसा मिरर होता है जिसमें इमेज का साइज फिक्स नहीं होता है।
तो आप इसको डिफरेंस बना के भी याद कर सकते हो, ठीक है। और 3 डिफरेंस बनाने हैं, जो लेक्चर दिया है इसी में आप 3 डिफरेंस बना लें, नहीं तो बहुत ही आसान है, गूगल करें, आपके पास डिफरेंस आ जाएंगे। 3 डिफरेंस निकाल के आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स का यानी पॉइंट्स लिख देंगे, यूजेस लिख देंगे, तो दैट वुड बी योर यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। सेक्शन बी में ये आएगा, याद रखना सेक्शन बी में आएगा, बहुत छोटा सा सवाल होगा, 3 मार्क्स का होगा, तो ये हो गई आपकी 3 मार्क्स की तैयारी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, और नेक्स्ट हमारा है क्रिटिकल एंगल। तो अब मैं आपको क्रिटिकल एंगल समझाता हूं। देखिए क्रिटिकल एंगल सही है, तो शुड आई रिमूव इट दिस, सही। क्रिटिकल एंगल तो समझने के लिए ये भी सेक्शन बी में आएगा आपका, दैट व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, डिफाइन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल डिफाइन करें, ठीक है। और ये कैसे बनता है क्रिटिकल एंगल, ये भी आपने पूरा ड्रॉ करके बनाना होगा क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो शुड वी कंटिन्यू दिस, ओके। तो क्रिटिकल एंगल, अगर कोई बात समझ में नहीं आया करे तो उसको आप वीडियो को पॉज करके या उसको रिवाइंड करके आप देख सकते हो, ताकि वो बात दोबारा आपको क्लियर हो जाए। और अगर कोई वहां पर आपको कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है तो आप मुझे मैसेज में आप मुझे बता सकते हैं। देखिए क्रिटिकल एंगल, ये क्रिटिकल एंगल बेसिकली ये पूरा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों की बात करी जाती है। अगर आपको इन दोनों का डिफरेंस क्लियर है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का, तो इसका मतलब है आपको क्रिटिकल एंगल भी समझ में आ जाएगा। रिफ्लेक्शन कहते हैं कि जब कोई लाइट रे किसी ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल कहते हैं टकराने वाली चीज से, जब कोई लाइट रे किसी ऑब्स्टिकल ऑब्जेक्ट से टकराकर उसी मीडियम में वापस चली जाए, सही है। व्हेन लाइट रे बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग एन ऑब्स्टिकल ऑब्जेक्ट, या ये समझ लो व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स इन अ सेम मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्ट करने के बाद जब लाइट रे एक ही मीडियम में ट्रेवल करेगी तो उसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल हो जाए, यानी ये फॉर एग्जांपल एक मीडियम से दूसरा मीडियम, ये आपका एक मीडियम ये है, दूसरा मीडियम ये वाला है, या और एक और अच्छा एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, ये देखिए ये वाटर है, वाटर में ये बंदा है और ये परिंदे को देख रहा है, ठीक है। तो ये वाटर एक मीडियम है और एक मीडियम यहां पर एयर है, तो लाइट रे कहां जा रही है, ये वाटर से एयर में लाइट रे जा रही है। तो जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम, ये या परिंदा भी पानी में देख सकता है बिल्कुल, जैसे ये परिंदा जो है ये एक फिश को देख रहा है, इसको देख रहा है, ठीक है। तो लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो जब कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। तो अगर आपको ये दो बातें समझ में आती हैं, एक रिफ्रैक्शन दूसरा रिफ्लेक्शन, तो क्रिटिकल एंगल भी समझ लो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब क्रिटिकल एंगल के लिए पेपर में करना क्या है, पेपर में आपको कुछ रेज बनानी है और क्रिटिकल एंगल बताना है कि बेसिकली किधर क्रिटिकल एंगल बन रहा है। तो देखते हैं जल्दी से। तो तमाम मेरे स्टूडेंट सारे जिनको बात समझ में आ गई हो वो आगे इसको फॉरवर्ड करें, इसको नहीं समझ में आई हो तो फिर बताइए क्यों नहीं समझ में आई है, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, दो मीडियम्स इस तरीके के यूं बनाने, ऐसे, ठीक है, राइट, ऐसे डायग्राम बनानी है। और यहां पर आपने लिखना है ये वाटर है और यहां आपने लिखना है ये एयर है, ये आ गए दो मीडियम्स, ठीक है। अब लाइट रे, मैं एक फर्जी आपको बता देता हूं, फर्ज कर लो ये एक फिश है और ये रहा एक बर्ड, ये रहा, ठीक है। ये दोनों 90 डिग्री पर है, किस पे, 90 डिग्री पर। तो लाइट रे जब आपकी 90 डिग्री पर होती है, ठीक है, जैसे कि ये यहां से लाइट रे इधर जा रही है, दूसरे मीडियम एयर में जा रही है, तो जब लाइट रे आपकी 90 डिग्री पर होती है तो उसमें कोई बैंडिंग नहीं होती। याद रहे रिफ्रैक्शन के अंदर लाइट रे बैंड होती है, जैसे हम पानी के अंदर देखते हैं, कॉइन देखते हैं और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो कॉइन वहां नहीं होता, कहीं और होता है, इसका मतलब लाइट रे बैंड हो रही है, ठीक है। तो जब लाइट रे 90 की जाविये पे होगी, मतलब 90 एंगल पर जब लाइट रे होगी तो उसमें कोई बैंडिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये नॉर्मल के ऊपर होगी, लाइट रे किसके ऊपर है, नॉर्मल के ऊपर है, ठीक है। अब जैसे ही ये वाली रे, इस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है, इस रे को इंसिडेंट रे कहा जाता है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ठीक है। मैं इसको मिला के इधर लिख देता हूं क्योंकि नीचे जगह कम है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे। अब जैसे ही इंसिडेंट रे का कोई एंगल बनेगा,
ठीक है, इंसिडेंट रे का एक एंगल बना। अब लाइट रे बैंड होगी, देखिए अब बैंड हुई लाइट रे, ठीक है। अब नॉर्मल क्या होता है, ये एक पॉइंट है, इसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। अगर मैं यहां से एक 90 डिग्री की इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लूंगा, 90 डिग्री के ऊपर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लूंगा, तो इस इमेजिनरी लाइन का नाम है नॉर्मल, इसे नॉर्मल कहा जाता है, ठीक है। नॉर्मल को इसलिए ड्रॉ किया जाता है कि जब आपको यह पता लगाना हो कि इंसिडेंट एंगल कितना है, यानी उसकी डायरेक्शन कितनी है, और रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है, मतलब उसकी डायरेक्शन कितनी है। तो जब आपको इंसिडेंट की डायरेक्शन और रिफ्रैक्टेड रे की डायरेक्शन का मालूम करना हो, पता लगाना हो, तो आप नॉर्मल 90 डिग्री पर ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। अभी हमें फिलहाल ड्रॉ नहीं करना है, ऐसी इमेजिनरी चाहो तो ड्रॉ कर लेना। तो ऐसे मैंने रफली ऐसे ड्रॉ कर दिया, ना ये बर्ड बनाना है या ना मैंने ये फिश बनाना, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, जब लाइट रे नॉर्मल के ऊपर आ जाएगी तो उसमें कोई बेंडिंग नहीं होगी, लेकिन जैसे ही इंसिडेंट रे कोई एंगल बनाएगी तो रिफ्रैक्टेड रे का भी एंगल बनेगा। और जैसे जैसे इंसिडेंट का एंगल बढ़ता है वैसे ही रिफ्रैक्टेड का एंगल भी बढ़ता है, यानी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इंसिडेंट का एंगल बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टेड का भी एंगल बढ़ेगा, ठीक है। तो ये एंगल बढ़ा, ये देख लीजिए इस तरीके से, ठीक है। इसकी ब्लैंक भी आ सकती है कि जब लाइट रे, ये वाला मीडियम डेंसर कहलाएगा भारी, और ये वाला मीडियम कहेगा रेयर मीडियम कहलाएगा हल्का। जब लाइट रे भारी से हल्के मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से दूर बैंड होगी, दूर, ठीक है, नॉर्मल से दूर बैंड होगी, ठीक है। मेरी बातों को गौर से सुनना है यहाँ पर। जब लाइट रे डेंसर से रेयर मतलब भारी से हल्के मीडियम में जाएगी, ठीक है, तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से दूर जाएगी। लेकिन जैसे ही लाइट रे हल्के से भारी मीडियम में आएगी, ठीक है, जैसे मैंने कहा परिंदा भी फिशेस को देख सकता है, तो जब लाइट रे हल्के से भारी मीडियम में आएगी तो लाइट रे बैंड होगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ, ठीक है। तो हमारा टॉपिक ये टुवर्ड्स है, या अवे फ्रॉम द नॉर्मल नहीं, ये मैंने ऐसे ही बता दिया। तो यहां से फिर से सुन लीजिए, पहली लाइट रे, पहला पॉइंट जो हमें लिखना है, व्हेन लाइट रे पैरेलल टू द नॉर्मल बेंडिंग डज नॉट अपीयर, बेंडिंग नहीं होगी। और जब लाइट रे जैसे ही कोई एंगल बनाएगी तो रिफ्लेक्टेड रे जो आपकी है वो उसमें एंगल अपीयर होगा। फिर तीसरा पॉइंट है हमारा, जब इंसिडेंट एंगल बढ़ता है तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी बढ़ता है। अब चौथा पॉइंट, अब इंसिडेंट एंगल इतना बड़ा कि ये रिफ्रैक्टेड एंगल जो है आपका, रिफ्रैक्टेड एंगल वो आपका ये सरफेस पर लाई करेगा, सरफेस पर ट्रैवल करेगा, यानी रिफ्रैक्टेड एंगल आपका 90 का बन जाएगा, रिफ्रैक्टेड एंगल 90 का बन जाएगा, ठीक है। जब इंसिडेंट रे इतनी आपकी, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इतनी हो जाए कि रिफ्रैक्टेड एंगल आपका 90 बन जाए और सरफेस के ऊपर, ठीक है, सरफेस के ऊपर ट्रैवल करने लगे, तो ये वाला एंगल जो इंसिडेंट एंगल है, अब हम इस एंगल को इंसिडेंट नहीं कहेंगे, इस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहेंगे, ठीक है। तो दिस एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। क्यों? क्योंकि इस एंगल की वजह से, इस एंगल की वजह से, इस एंगल की वजह से ये रिफ्रैक्टेड एंगल जो है 90 बना और सरफेस पर ट्रैवल करने लगा। तो मैं यूं लिखूंगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक है। यानी अब ये इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल कहा जाएगा, ठीक है। आखिरी पॉइंट, अब इंसिडेंट एंगल इतना बढ़ जाता है, सही है, अब आपका जो इंसिडेंट एंगल है वो इतना बढ़ जाता है कि जो भी क्रिटिकल एंगल यहां पर होगा उससे भी ज्यादा हो जाए तो रिफ्रैक्शन नहीं होगी। ये जो रिफ्रैक्शन हो रही है, फिर रिफ्रैक्शन नहीं होगी बल्कि रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। क्या मौजूद होगी, क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगी, रिफ्लेक्शन अकर्स। अब मैं इसके पॉइंट्स इंग्लिश में बता देता हूँ, चाहे तो वो पॉइंट्स मेरे वर्ड्स में लिख लें या फिर आप उसको गूगल कर लें। पॉइंट्स क्या है, पहला पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन इस तरीके से पॉइंट्स लिखे जाएंगे, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 और 5। मैं पॉइंट्स लिख के नहीं बता रहा, मैं ओरली बता रहा हूँ, सुनिए। व्हेन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द नॉर्मल बेंडिंग डज नॉट अपीयर, जब इंसिडेंट रे नॉर्मल के ऊपर आ जाए, पैरेलल हो जाए, तो बेंडिंग नहीं होती। दूसरा पॉइंट, व्हेन इंसिडेंट मेक सम एंगल, जब इंसिडेंट कोई एंगल बनाती है, देन बेंडिंग अपीयर्स, फिर बेंडिंग अपीयर्स होती है। तीसरा पॉइंट, व्हेन इंसिडेंट एंगल इज इंक्रीज्ड, जब इंसिडेंट एंगल बढ़ता है, सो रिफ्रैक्टेड एंगल इज आल्सो इंक्रीज, रिफ्रैक्टेड एंगल भी बढ़ता है। तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट, when refracted angle becomes 90,
जब रिफ्रैक्टेड एंगल 90 बन जाए एंड ट्रेवल्स ऑन दी सरफेस, और सरफेस के ऊपर ट्रेवल करे, सो इंसिडेंट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। फिर इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, व्हेन इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से भी ज्यादा हो जाए, देन रिफ्रैक्शन डज नॉट अकर, मतलब रिफ्रैक्शन नहीं होगी, देन रिफ्लेक्शंस अकर, लाइट रे ट्रेवल्स इन द सेम मीडियम। बिल्कुल ऐसे ही आपने ये 5 पॉइंट सेक्शन बी में लिखने होंगे, या आपके पास आएंगे डिफाइन क्रिटिकल एंगल या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो दिस सच रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सेक्शन बी के अंदर ये 3 मार्क्स आपके पूरे हो जाएंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, एक यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, मेरे वर्ड्स चाहें तो वो लिख लें, या फिर आप गूगल से इमेज को निकालें, गूगल पे जाकर लिखें यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, 3 पॉइंट्स आ जाएंगे और वो 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, या गूगल पे जाकर आप जो है, या चैट जीपीटी की भी एग्जांपल है, उससे भी लिख सकते हैं कि चैट जीपीटी को आप बोलें कि राइट द यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर 3 पॉइंट्स, वो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, और ये पॉइंट्स पे आप लिख सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिफाइन क्रिटिकल एंगल फ्रॉम द गूगल और चैट जीपीटी, और यू कैन राइट फ्रॉम माय वर्ड्स। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय।